हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखित समय के ढेर पर शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हूँ। यह कविता पिछले साल क्लास 12 के सिलेबस में नहीं दिया गया था क्योंकि कोरोना के कारण स्कूल बंद थे और पढ़ाई पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, इसलिए इस कविता को सिलेबस से बाहर कर दिया गया था। लेकिन इस वर्ष ऐसी कोई बात नहीं है। इस वर्ष जो बच्चे क्लास 12 की परीक्षा देंगे उन्हें इस कविता को पढ़ना ही होगा। अतः उन बच्चों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस कविता को भी खूब अच्छी तरह से समझें, खूब अच्छी तरह से पढ़ें और परीक्षा में हर प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त करें। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। कविता को मैं 4 पैराग्राफ में पहले भाग कर देती हूँ, यानी 4 अनुच्छेद हैं। एक एक अनुच्छेद को पढ़ूंगी, फिर उसके कठिन शब्द के अर्थ को बताऊंगी और इसके बाद पंक्ति की व्याख्या करूंगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ। सबसे पहले इस कविता के प्रथम अनुच्छेद को मैं पढ़कर सुनाती हूँ। समय के ढेर पर गिरिजा कुमार माथुर। व्यर्थ गया है जीवन इतने सारे वर्षों में, सिर्फ असमर्थता का ढेर ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ। अधूरा रुका है वक्त और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है। तो चलिए इस पंक्ति में आए कठिन शब्द के अर्थ को मैं बता दूं। देखिए, व्यर्थ यानी बेकार, अकारण, फालतू जिसको कहते हैं। सिर्फ यानी केवल, असमर्थता यानी अयोग्यता, योग्यता का अभाव, समर्थता का अभाव यानी कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा है, वह योग्य नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? असमर्थ कहते हैं ना। तो यहाँ पर यही अर्थ है। ढेर ढेर मैंने बहुत, राशि बहुत ज़्यादा। कूड़ा यानी गंदगी। कूड़ा किसे कहते हैं? जैसे घर हम लोग झाड़ू दिए, साफ किए तो जो गंदगी निकल जाती है, जिसे हम बाहर फेंक देते हैं, वही है कूड़ा। बेकार चीज़, फालतू चीज़। इकट्ठा यानी जमा, अधूरा यानी अपूर्ण। वक्त का अर्थ है समय, देह मतलब शरीर। तो आज इस पंक्ति के अर्थ को बदलाने से पहले, व्याख्या करने से पहले, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये कविता किस प्रसंग में लिखी गई थी। तो सबसे पहले आप जानिए कि यह कविता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों के आधार पर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखी गई कविता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था, इसका समय क्या है, इसे जानने से पहले प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था इसे जानते हैं। तो सन 1914 से 1918 तक का जो समय है वह है प्रथम विश्व युद्ध का समय, और ठीक इसके 21वें साल यानी सन 1939 में आरंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, और यह चला कब तक? 1945 तक। तो आप देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ, 1918 में खत्म हुआ। ठीक उसके 21वें साल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया, यानी 21 साल के अंतराल में ही 2 विश्व युद्ध। तो इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि मनुष्य के अंदर नकारात्मक सोच भर गई। अब आप सोचेंगे नकारात्मक सोच कैसे भरी? आप सभी जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर कौन सा बम फेंका गया था? एटम बम फेंका गया था। और इस एटम बम ने जापान के जो 2 महत्वपूर्ण शहर हैं, नागासाकी और हिरोशिमा, इसे तहस नहस कर दिया, इसका विध्वंस कर दिया। लाखों लाखों लोग मारे गए, मतलब ये कहिए कि जल गए। तो ये जो भयंकर स्थिति थी, इसका प्रभाव कहा जाता है आज भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में देखने को मिलता है। इतने भयंकर परिणाम हुए। तो इतने कम समय में जब लोगों ने 2 विश्व युद्ध को देखा तो लोगों के मन में
भय, निराशा, कुंठा ऐसी भावनाएं भर गई। अब आप सोच रहे होंगे कैसे भर गई? एक उदाहरण से समझाती हूँ। ये सब आप लोगों ने भी अपने आंखों देखा है। 2020 में जब मार्च महीने में कोरोना महामारी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा था, मई जून महीने आते आते जब कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि हम सभी मनुष्य को भी देखकर भय खाते थे, तो हम सभी ने उस समय क्या किया? खुद को घर में बंद कर लिया। कहीं घर से बाहर नहीं निकलते। बाहर से अगर कुछ खरीद कर लाते थे तो ऐसा लगता था मानो कोरोना वायरस जो है उस सामान के साथ हम कहीं घर में न प्रवेश कर जाए। हर समय हम लोग सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, हाथ को साबुन से धो रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनते हैं, शरीर को ढक लेते थे और घर आते ही तुरंत कपड़ा धो, नहाओ इत्यादि। तो ये सारी चीज़ों ने क्या किया था? हमारे मन में एक नकारात्मक सोच को भर दिया था। जहां तक मुझे याद है कि मैं तो ऐसा महसूस करने लगी थी कि शायद मेरी जिंदगी अब समाप्त हो जाएगी। अब मेरे जितने भी परिचित जन हैं, मेरे जितने भी आत्मीय जन हैं, अब उनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं होगी। मेरे भीतर भी जो है निगेटिविटी इतनी अधिक भर गई थी कि मैं भी कुछ भी क्रिएटिविटी वाला काम नहीं करती थी। ऐसा लगता था करके क्या होगा, एक दिन तो मर जाना है, कुछ दिन बाद ही तो मर जाना है। यानी हर तरह के सपनों को हमने क्या किया था? सोचना ही छोड़ दिया था। हमारे सपने सारे जैसे मानो कहीं विलीन हो गए हों। तो हम लोगों ने उस समय क्या किया? अपनी बहुत सारी सोच को नकारात्मक रूप दे दिया। लेकिन अंततः हुआ क्या? कोरोना महामारी का प्रकोप धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन हमने जो वक्त कोरोना काल में व्यर्थ गंवा दिया, उसे तो वापस नहीं कर सकते हैं, वह लौट के भी नहीं आ सकता। यदि हमने उस समय का उपयोग किया होता तो उसका हमें लाभ मिलता। बहुतों ने किया है, ऐसी बात नहीं है कि हर लोग जो है निगेटिव सोच रहे थे। कुछ लोग पॉजिटिव सोच के साथ भी जी रहे थे और कुछ सकारात्मक कार्य कर रहे थे, कुछ क्रिएटिविटी कर रहे थे। तो ये सारी बातें जैसे मनुष्य पर प्रभाव डालती है, ठीक वैसा ही प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मनुष्य पर भी पड़ा। और कवि क्या करते हैं? कवि तो जो समाज में है उन्हीं बातों को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। तो यानी यह कविता उस समय की सोच को दर्शाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो लोगों की सोच हो गई थी उस सोच को दर्शाती है। और गिरिजा कुमार माथुर जी प्रयोगवादी और नई कविता के कवि हैं। उनकी कविताओं में उस युग के विचार ही अभिव्यक्त हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस पृष्ठभूमि को समझने के बाद आपको कविता समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं समझ पाते हैं तो आप कोरोना महामारी को समझिए। इस महामारी को आपने भी झेला है, आपने ही देखा कि किस तरह से पूरा समाज जो है, पूरा देश, पूरा विश्व स्तब्ध हो गया। खुद सोचिए तो, रेल कभी चलना बंद की, इतने स्ट्राइक होते हैं, हड़ताल होती, फिर भी रेल चलती है। लेकिन उस समय रेल जो है, रेल यात्रा भी बंद। फिर मालगाड़ी जो थी वही सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने का कार्य करती थी, किंतु यात्री पैसेंजर ट्रेन सब के सब बंद हो चुके थे। तो ऐसा कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ था। और ये कब हुआ? कोरोना के समय 2020 में। तो इस बात से आप इस कविता को जरूर अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब देखिए, व्यर्थ गया है जीवन इतने सारे वर्षों में। तो कवि कहते हैं कि इतने वर्ष बीत गए, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोगों की सोच इस तरह से कुंठा से भर गई, निराशा से भर गई कि उसने सारे समय को क्या किया? व्यर्थ में ही गंवा दिया। उसे किसी क्रिएटिविटी में या उसे किसी कार्य में क्रियान्वित नहीं किया। वे बैठे रह गए निराशा से भरकर, और अब उन्हें लगता है कि मेरे जीवन के इतने वर्ष जो हैं व्यर्थ में बीत गए हैं।
सिर्फ असमर्थता का ढेर ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ और उन्होंने सारे समय को क्या किया है, व्यर्थ में बिता दिया। इसलिए उन्होंने कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है। वे असमर्थ रहे, किसी भी चीज़ों को पाने की क्षमता उनमें नहीं रही। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने कभी कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त नहीं की। अगर पाया तो क्या पाया, असमर्थता, कुछ ना कर पाना। ये जो है, ये इतना ज़्यादा उन्होंने पाया कि ऐसा लग रहा था कि मानो ये कूड़ा करकट का ढेर हो गया हो, बेकार चीज़ हो गई हो। यानी जीवन में उपलब्धि नहीं है, सिर्फ बेकार की फालतू जो निराशा सूचक बातें, यही सब भरी हुई है, नकारात्मक सोच भरी हुई है। यही तो कूड़ा करकट है। अधूरा रुका है वक्त और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है। और ऐसा लग रहा था कि मानो समय भी पूर्ण नहीं है, समय गतिहीन हो गया है। लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, उनके लिए समय रुका हुआ है। वो भूल गए हैं कि समय जो चलता रहता है, लेकिन उन्हें क्या लगता है, समय गतिहीन है, समय रुक गया है। और समय के रुकने के साथ उनका जो शरीर भी है वो भी अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, वे कोई कार्य नहीं किए। इसलिए उनका शरीर भी जो है, उनके जो देह भी है, वो अभी पूरी तरह से सांस नहीं ले रही है। उनका शरीर भी क्या है, आधी सांस ले रहा है। यानी उनके अंदर उत्साह का अभाव है। अगर वे उत्साह से, जोश के साथ जीवन यापन करें तो वो पूरी तरह से सांस लेते, लेकिन उनके जीवन में कोई उत्साह नहीं है। सिर्फ क्या है, असमर्थता है, पूरी तरह से जी नहीं पा रहे हैं। अब चलिए अगले अनुच्छेद को मैं पढ़ाती हूँ। हर सेकेंड को टोक कर जोर से डंक मारती बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियाँ, निहाई पर चलते हुए रक्त बूंदों के रिबन हर बूंद पर पड़ता है। पलों का हथौड़ा, ठन होती है घड़ी की आवाज़, कुचल जाता है एक और मिनट। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बता दूं। देखिए, हर यानी प्रत्येक, डंक यानी बिच्छू, मधुमक्खी, बर्रे आदि छोटे जंतुओं का जो काटना होता है उसे ही डंक कहा जाता है, जहरीला कांटा। निहाई, लोहे का बड़ा टुकड़ा जिस पर गर्म या ठंडा लोहे को पीटा जाता है। रिबन यानी फीता, पल यानी क्षण, समय। हथौड़ा एक औजार है। कुचल जाता यानी बीत जाना या नष्ट होना। तो यहाँ पर कवि ने घड़ी के माध्यम से समय का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि समय कभी रुकता नहीं है। समय एक एक सेकेंड करके, एक एक मिनट करके बीतता जाता है। हम भले ही कुछ ना करें, हम भले ही चुपचाप बैठे रहें, लेकिन समय रुकने वाला नहीं है। समय तो बीतता जाएगा। तो इसी बात का एहसास यहाँ पर कवि को हुआ है। तो ये है इसका प्रसंग। देखिए, हर सेकंड को टोक कर जोर से डंक मारती बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियाँ। तो आप लोगों ने घड़ी तो देखा ही है, दीवार पर घड़ी टंगी होती है, हाथ में घड़ी होती है। तो हर घड़ी में क्या होती है, सुई होते हैं ना। सेकंड का एक कांटा होता है, मिनट का कांटा होता है, एक घंटे का होता है। तो ये जो घड़ी की सुई है या कांटा है, ये क्या होता है, हर सेकंड को टोक कर जोर से डंक मारती है। यानी एक एक सेकंड जैसे बीतता है, जैसे ही टिक टिक करके 60 सेकंड बीता, वैसे 1 मिनट बीत गया। ठीक उसी तरह से करके जब 60 मिनट बीत जाता है तो 1 घंटा बीत जाता है। तो ये जो घड़ी का जो कांटा है, हर एक सेकंड पर जो टिक टिक की आवाज़ करती है, यह कवि को कष्ट पहुंचाती है। तो यह जो सेकंड, एक एक सेकंड बीत रहा है, तो ये सेकंड के बीतने का जो कष्ट कवि को कैसा लगता है। छोटे छोटे जहरीले जंतु यानी मधुमक्खी, सांप, बिच्छू का जो डंक होता है, जितना कष्टदायी होता है, वैसा प्रतीत होता है। यानी समय के बीत जाने से, और वह भी समय कैसा, व्यर्थ। तो समय के व्यर्थ बीत जाने से कवि को बड़ा तकलीफ हो रहा है, बहुत कष्ट होता है उन्हें। और उन्हें कैसा लगता है, देखिए, निहाई पर चलते हुए, वो किस पर चल रहे हैं, निहाई पर चल रहे हैं। निहाई यानी लोहे का जो पटरा होता है, जो हम लोग लोहार के दुकान में देखते हैं, गोल सा टुकड़ा। निहाई पर चलते हुए, तो कवि को क्या लग रहा है कि वे कहाँ चल रहे हैं, निहाई पर चल रहे हैं। लोहे का जो गोल टुकड़ा है उस पर चल रहे हैं। और उस पर क्या होता है, आपको मैंने बताया कि गर्म या ठंडा लोहा को हथौड़ा से पीटा जाता है। लेखक अगर निहाई पर है तो उसे भी कोई पीट रहा है। तो उसे कौन पीट रहा है,
पलों का हथौड़ा, समय रूपी हथौड़ा, यानी उसको किसकी मार पड़ रही है? समय की मार पड़ती है। और समय के हथौड़े के मार से कवि के शरीर में के जो नस नस में जो रक्त की बूंद है वो क्या हो रही है? वो अत्यंत पीड़ा पा रही है, अत्यंत कष्ट में है। यानी शरीर के हर बूंद पर समय का कठोर प्रहार बढ़ रहा है, जो कवि के लिए बर्दाश्त करना अत्यंत कठिन है। ठन होती है घड़ी की आवाज़ और कुचल जाता है एक और मिनट। और ठीक इसी तरह से सेकंड की सुई आगे बढ़ती है, फिर मिनट की सुई आगे बढ़ती है और 1 घंटा बीत जाता है। और आवाज़ कैसी ठन की आवाज़ होती है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि दीवार घड़ी में जब 1 घंटा बस बीतता है तो एक आवाज़ होती है, और उस आवाज़ के साथ कवि को महसूस होता है कि उसके जीवन का 1 घंटा कहिए या कुछ समय व्यर्थ बीत गया। इस बात का कवि को अत्यंत दुख है, कष्ट है, क्योंकि कवि समय के साथ वो चाह रहे हैं कुछ सकारात्मक करें, लेकिन वे विफल हो जाते हैं, वो उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सक रहे हैं। इस बात का उन्हें दुख है। अब तीसरा अनुच्छेद देखिए। मुझे डर लगता है हर तेज घड़ी की आवाज़ से सन्नाटे में 1 सेकंड और बिन चीखे मरता है। मेरी उम्र पर लगातार कोई एक छाया पाँव धरता है। मैं विवश बंधा हूँ इस सारे परिवेश से। मेरी निरंतर लड़ाई है काल और देश से। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को मैं बता दूँ। डर यानी भय, सन्नाटे यानी एकांत, निर्जनता, स्तब्धता, लगातार यानी हमेशा, छाया यानी परछाई, धरता यानी रखना, विवश यानी मजबूरी, लाचार, परिवेश यानी परिस्थिति, परिधि, निरंतर यानी लगातार, काल यानी समय। तो कवि के अंदर इस तरह से भय, निराशा, कुंठा व्याप्त हो गया है, भर गया है कि उन्हें अब भय लगता है। तो किससे भय लगता है? मुझे डर लगता है, कवि को डर लगता है। किससे? हर तेज घड़ी की आवाज़ से। घड़ी की जो आवाज़ है, जो टिक टिक की आवाज़ है, जो जिसमें सेकंड की सुई बढ़ रही है, मिनट की सुई बढ़ रही है आगे और घंटा की सुई आगे बढ़ रही, इस आवाज़ को सुनकर कवि को भय लगता है। क्यों भय लगता है? उन्हें महसूस होता है कि समय बीत रहा है, और समय बीत जाने का भय उन्हें व्याकुल कर देता है, उन्हें बेचैन कर देता है। कवि बहुत भयभीत हो जाते हैं। किससे? घड़ी की आवाज़ से। क्योंकि घड़ी की आवाज़ से वे समझ पाते हैं कि समय जो है व्यतीत हो रहा है और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनका जीवन बेकार में, व्यर्थ में बीत रहा है। सन्नाटे में 1 सेकंड और बिन चीखे मरता है। और जब चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और जैसे जैसे 1 सेकंड बीतता है, कवि बिना कुछ चीखे, बिना कुछ आवाज़ किए मानो मर जाते हैं। यानी उनका समय जो है समाप्त हो जाता है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा है और ऐसे में जो 1 सेकंड बीत रहा है, इस सेकंड के बीतने को कवि चुपचाप मौन साध कर इसे देख रहे हैं। समय को बीतते हुए देख रहे हैं। ये बीतते हुए देखना ही क्या है? बिन चीखे मरना है। और उनके जीवन का एक एक क्षण बिना शोर किए, बिना चीखे क्या हो रहा? नष्ट होता जा रहा है। इस प्रकार कवि के जीवन का एक एक पल जो है बिना शोर किए, बिना चीखे जो है समाप्त हो जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। मेरी उम्र पर लगातार कोई एक छाया पाँव धरता है। और कवि को ऐसा लगता है कि उसके जीवन पर कोई छाया पाँव धर रहा है। यानी समय जो है, समय की परछाई कवि के जीवन को धीरे धीरे करके समाप्त कर रही है। यानी कवि का जीवन धीरे धीरे किस तरफ आगे बढ़ रहा है? मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जैसे जैसे हमारे जीवन का समय बीत रहा है, हम किस तरफ अग्रसर हो रहे हैं? मृत्यु के तरफ अग्रसर हो रहे हैं ना। हम लोग कहते हैं 1 दिन बीता, यानी मेरे जीवन का 1 दिन समाप्त हो गया। तो यहाँ पर भी कवि का यही कहना है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, कवि जो है मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी उम्र पर, उनके जीवन पर कोई अपना छाया पाँव, अपनी परछाई रख रहा है। ये परछाई क्या है? मृत्यु की परछाई, काल की परछाई है। मैं विवश बंधा हूँ इस सारे परिवेश से। कवि कहते हैं कवि बहुत विवश है, कवि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कवि अपने चारों तरफ की परिस्थितियों से बंध चुके हैं, वो उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
उन परिस्थितियों का कवि पर इतना अधिक प्रभाव है, कवि के ऊपर इतना हावी हो गए हैं कि कवि जो है विवश हो गए हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। वे इन सारी परिस्थितियों से लड़ तो रहे हैं लेकिन उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। मेरी निरंतर लड़ाई है काल और देश से। और कवि जो है इस नकारात्मक परिवेश में भी सकारात्मक सोच के साथ काल यानी समय और अपने देश की जो परिस्थितियां हैं, जहाँ पर अभाव है, शोषण है, भ्रष्टाचार है, इनके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। वे नहीं जानते हैं वे कितना सफल होंगे, लेकिन उनकी यह लड़ाई जो है जारी है। भले वो परिवेश के साथ बंधे हुए हैं, परिवेश में बंध कर वो बाध्य हैं, लेकिन कवि की सकारात्मक सोच कवि के साथ है, जो निरंतर काल और देश से संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है, उनसे बाहर निकलने की चेष्टा कर रहा है। अब चौथा अनुच्छेद देखिए। कंकाल चेहरों वाले चारों तरफ डायल ही डायल हैं, हड्डियों की टकटक, और मैंने अपने आसपास एक मनमानी अनंतता रोप ली है, काल की धारा छिपाकर एक टूटती देह में कैद की है। तो अब कठिन शब्द के अर्थ को देख लें। कंकाल यानी हड्डियों का ढांचा, ठठरी जिसे कहते हैं, अस्थिपंजर, डायल यानी घड़ी, मनमानी यानी मनमाफिक, अनंतता माने अंतहीन असीम, देह यानी शरीर। अच्छा, कंकाल चेहरों वाले चारों तरफ डायल ही डायल हैं। ये जो कंकाल चेहरे वाले कौन हैं? कंकाल चेहरे वाले हमारे देश के लोग हैं जो कुपोषण में, गरीबी में, दरिद्रता में कंकाल की तरह हो गए हैं, कंकाल की भांति हो गए। उनके शरीर में का जो सिर्फ अस्थि पंजर ही बचा हुआ है, उसे देखकर कवि ने उसकी तुलना किससे की है? डायल यानी घड़ी का जो ढांचा होता है, घड़ी जो होता है, उससे की है कि कंकाल चेहरों वाले चारों तरफ डायल ही डायल हैं, कि कुपोषण के कारण जो लोगों का शरीर अस्थिपंजर सा हो गया है, वो मानो घड़ी का डायल है। आप लोग सभी जानते हैं डायल मतलब जो उसका जो गोलाकार स्वरूप होता है उसी हम लोग डायल कहते हैं। हड्डियों की टकटक। अब देखिए, हड्डियों की टकटक का मतलब क्या है? ये जो कंकाल बना हुआ मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में जो अस्थिपंजर है, इस अस्थिपंजर की आवाज़ कैसी होती? टकटक होती। तो घड़ी की सुई और मनुष्य का जो शरीर का जो अस्थिपंजर है, उसकी हड्डी दोनों एक है। दोनों से कैसी आवाज़ आ रही है? टकटक की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर कवि ने घड़ी के सुइयों के साथ कुपोषित मानव की जो अस्थिपंजर है, उसकी जो हड्डियाँ हैं, उसका सामंजस्य स्थापित किया है कि मानो घड़ी की सुइयाँ क्या है? कंकाल जैसे दिखने वाले जो मनुष्य हैं, उनकी अस्थिपंजर की हड्डियों की आवाज़ को ही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कवि ने बताया है कि घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो मानो कंकाल जैसे दिखने वाले जो मनुष्य हैं, उनके अस्थिपंजर की हड्डियाँ, यानी दोनों में सामंजस्य है। दोनों की, घड़ी और मनुष्य क्या है? दोनों ही एकदम मरियल से हैं। और मैंने अपने आसपास एक मनमानी अनंतता रोप ली है। तो कवि देख रहे हैं कि उनके चारों तरफ का वातावरण निराशा, कुंठा, भय से भरा हुआ है। तो इसलिए कवि वहाँ पर कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सक रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने चारों तरफ अपने अनुसार एक अंतहीन, एक असीम वातावरण तैयार कर लिया है, ताकि वे सकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन यापन कर सके, यानी असमर्थता से समर्थता की ओर जाए, शक्तिहीनता से शक्ति की ओर अग्रसर हो, नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर बढ़े। और उन्होंने क्या किया है? काल की धारा छिपाकर एक टूटती देह में कैद की है। काल की धारा यानी समय की धारा, क्योंकि समय गतिशील है, समय को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कवि ने क्या किया है? समय की धारा को छिपा लिया। समय की धारा को छिपा कर कहाँ किया? अपने इस टूटे हुए, अपने इस कमजोर शरीर के अंदर कैद कर लिया है, ताकि वे जीवन को उम्मीदों के साथ, समर्थता के साथ, योग्यता के साथ, सकारात्मक सोच के साथ जी सके। और उन्होंने ये बताना चाहा है कि समय जो है मूल्यवान है, समय का सदुपयोग अत्यंत जरूरी है। यदि हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में सिर्फ असमर्थता का कूड़ा करकट ही इकट्ठा करते जाएंगे। तो जैसी भी परिस्थिति हो, हमारे सामने कितनी भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो जाए, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए,
अपनी उपलब्धियों को पाने की चेष्टा करनी चाहिए। नकारात्मक सोच को अपने जीवन में स्थान न देकर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो कोरोना महामारी का उदाहरण देकर मैंने इस कविता को समझाने की कोशिश की है। तो आप लोगों ने भी यह महसूस किया होगा कि कोरोना महामारी के समय हम सभी के मन में किस तरह से नकारात्मक सोच ने अपना घर बना लिया था। लेकिन वही हम सभी एक समय के बाद उस नकारात्मकता जो सोच थी उससे बाहर निकले और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े। तो इस कविता के अर्थ को मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया है, आप लोगों ने इसे भली भांति समझ लिया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। समय के ढेर पर शीर्षक कविता के प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर मैं पुनः मिलूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।